वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे धारावाहिक कुंडली की, जिसके केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था और जिसका मान हमने कितना प्राप्त किया था, म्यू नोट आई बटे में 2r। और वो तो था मान किसके लिए, एक फेरे के लिए। जैसे कि कुंडली है, जैसे कि वायर केवल एक ही बार लिपटा हुआ है, तो मान कितना आया था, म्यू नोट आई बटे में 2r हमें प्राप्त हो गया था। r यहाँ पे उसकी त्रिज्या थी। लेकिन यदि यहाँ पे इस प्रकार से n चक्कर तार के लगा दिए जाए, फेरों की संख्या यदि n हो जाए, तो यहाँ पे परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे बन जाता है वो कितना बन जाता है, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नोट एन आई बटे में 2r केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त हो जाता है। तो ये बात तो हमने कल की थी, केंद्र के लिए था। आज अपने बात करने वाले हैं वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वर्ताकार कुंडली का अक्ष होता क्या है, जैसे कि अपने पास वर्ताकार कुंडली है और इसके केंद्र में यहाँ पे बीच में इसका केंद्र हो गया, तो केंद्र के लंबवत एक रेखा यदि आप खींचते हो तो वो इस वर्ताकार कुंडली का अक्ष कहलाता है। यानी कि इस वर्ताकार कुंडली के इस अक्ष के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो, सपोज दैट यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर इस तार में धारा प्रवाहित करने पर यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमें ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए सपोज दैट अपने पास एक वर्ताकार धारावाहिक कुंडली है, कुछ इस प्रकार से है। अब ये कुंडली रखी हुई किस प्रकार है, ये ऐसे तिरछी रखी हुई है। जैसे ये इसको आप एक वर्ताकार कुंडली समझना और इसको मैंने ऐसे रख दिया, यानी कि जो वर्त बनता है ना वो ठीक ऐसे बनता है। ओके, तो अब क्या होगा कि ये इस प्रकार की कुंडली हो गई। ये मैं वर्त यदि एक बार के लिए बना दूं, ये वर्त आपको दिख रहा है, इस वर्त को आप ऐसे कर दो तो ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, तो भाई इसका जो अक्ष होगा ना बच्चों वो इस प्रकार बन जाएगा। तो इसके त्रिज्या को मैंने मान लिया कैपिटल R, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान ली। अब इसका अक्ष कहाँ होगा, इसका अक्ष ये हो गया, कितनी दूरी मान लो, R दूरी पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो फिर अपने क्या करेंगे, इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं कितना, I। एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसमें I मान की धारा प्रवाहित होती है। ओके, अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको बायो-सावर्ट नियम काम में लेना है। अब बायो-सावर्ट नियम कहता क्या है कि आपको अल्पांश की कल्पना करनी पड़ेगी, उस अल्पांश को आप अभिष्ट बिंदु P से मिलाइए, उसके पश्चात दूरी डिफाइन करो किसके बीच में, अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के बीच में, फिर अल्पांश और दूरी के बीच में आपको एंगल डिफाइन करना होता है। ओके, सो यदि अपने इसको अल्पांश में तोड़े तो यहाँ पे अपने को दो अल्पांश मानने हैं। एक अल्पांश मैं यहाँ पे ले लूँगा, अल्पांश की लंबाई dl है, अल्पांश का नाम मैंने a दे दिया, यहाँ अल्पांश का नाम मैं b देता हूँ और लंबाई भी कितनी है अल्पांश की, dl है। तो आप क्या समझे कि ये इस प्रकार से आपको एक वर्ताकार भाग नज़र आएगा। अल्पांश ऊपर वाला भाग हो गया, तो अल्पांश की डायरेक्शन बच्चों इस प्रकार से हो गई है, ये अल्पांश की डायरेक्शन है। ओके, चलो इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए अपने एक वर्ताकार आकृति को मेजर करते हैं, वर्ताकार आकृति मानते हैं एक। तो भाई बेटर तरीके से समझने के लिए अपने पास ये एक वर्ताकार कुंडली हो गई है, ठीक है। इस कुंडली को हमने कुछ ऐसे रखा है, तो इसका अक्ष क्या हो जाएगा, ये इसका अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने dl की कल्पना की है बच्चों, वो dl एक तो यहाँ पे है, यदि मैं थोड़ा क्लियर ला के दिखाऊँ यहाँ पास में, तो एक dl तो यहाँ पे होगा अल्पांश, और प्लस में एक dl अल्पांश है वो यहाँ पे होगा। तो इस अल्पांश की डायरेक्शन क्या होगी, अल्पांश की डायरेक्शन इस प्रकार से बनेगी। यदि मैं इसको रोटेट कर दूं तो अल्पांश की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से बन जाएगी। वास्तव में अपनी कुंडली ऐसे ही रखी हुई है, तो यहाँ पे अल्पांश की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसी प्रकार जो नीचे वाला अल्पांश है बच्चों, उसकी डायरेक्शन ये बन जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे हमने दो अल्पांश लिए हैं, एक तो ऊपर लिया है और एक नीचे लिया है, तो अल्पांश की डायरेक्शन यहाँ पे ये बनने वाली। ये चीज़ बहुत बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि ये थीटा एंगल को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे dl लिया और यहाँ पे भी हमने एक प्रकार से dl मान लिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों ही अल्पांशों को आप यहाँ पे इस अभिष्ट बिंदु के साथ मिलाओगे। तो उस केस में हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया, और मिलाओगे तो इस दूरी को आप मान लो x। इसी प्रकार से आप इस अल्पांश को मिलाओगे तो इस दूरी को भी आप सेम x मानोगे, क्योंकि दोनों अल्पांश से अभिष्ट बिंदु सेम पॉइंट पे, सेम दूरी पे है, तो दोनों दूरियां हमने कितनी मान ली, x मान ली। अब ये जो अभिष्ट दूरी है x और ये जो अल्पांश है एंगल है dl, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा वो डिफाइन हमें करना है।
तो एंगल कैसे मेज़र करोगे? अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे एक्चुअल में, चलो मैं एक बार के लिए यहाँ पे बायो-सावर्ट नियम में अप्लाई कर देता हूँ, एंगल को बाद में अपने समझेंगे। तो अल्पांश ए के लिए, अल्पांश ए के लिए बायो-सावर्ट नियम से बायो-सावर्ट नियम क्या कहता है? डी बी इज इक्वल, ए की बात करें तो अपने यहाँ पे ए लगा दें ताकि हमें पता चले। अच्छा बी यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र मानना है तो बच्चों अपने इसको ए और बी नाम नहीं दे सकते, इसको अपने नाम और कुछ दे देंगे। इसको मैं बोल देता हूँ एम अल्पास और इसको मैं बोलता हूँ एल अल्पास। तो यहाँ अल्पास फिर अपने एम की बात करेंगे क्योंकि बी हम इसको नाम दे नहीं सकते थे क्योंकि बी हमें चुंबकीय क्षेत्र को मानना है। तो ये बन जाएगा जी एम पॉइंट के लिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में कितना आएगा? अभिष्ट बिंदु P की आप dl से दूरी देखोगे तो यहाँ पे बच्चों x है तो बटे में आएगा x स्क्वायर। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये जो एंगल आपको थीटा नज़र आ रहा है वो थीटा एंगल किसके बीच का है? ये dl और r, यानी कि r की वजह यहाँ पे क्या है? x है, तो ये dl और x के बीच का एंगल है। तो बता सकते हो थीटा एंगल बनेगा कितना? अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि ये एंगल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखो त्रिभुज है OPM, ये त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 एंगल है, एक तो ये एंगल है, एक ये 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा है, एक ये एंगल नज़र आ रहा है। इन तीनों एंगल में से ये थीटा नहीं है, थीटा इस त्रिभुज में है ही नहीं कहीं। थीटा है कहाँ? थीटा किसके बीच का है? अल्पांश। जरा गौर से देखना बात को। मैंने क्या किया कि ये एक अक्ष था, अक्ष कहाँ था इसका? बिल्कुल सेंटर में। आप देख पाओगे कि इस प्रकार से ये अक्ष था पेन वाला, ओके। तो इस ऊपर वाले जो अल्पांश को हमने मिला दिया इस प्रकार से एक्स के साथ में, तो अल्पांश आपको नजर आ रहा है, अल्पांश है अपना ये मार्कर, मार्कर आपका अल्पांश हो गया, और अभिष्ट दूरी जो एक्स बात कर रहे हो वो अपने पास यहाँ पे पेन हो गया। तो यहाँ मार्कर और पेन के बीच में कितना एंगल बनता है देख पा रहे हो आप? मार्कर और पेन के बीच में एंगल कितनी डिग्री बनेगा? मार्कर और पेन के बीच में आपको देखना है, कहीं से भी घुमा के रोटेट करके देखोगे ना तो मार्कर और पेन के बीच में बच्चों आपको 90 डिग्री एंगल नजर आएगा। और जो आप त्रिभुज की बात कर रहे हो वो त्रिभुज कैसा बनता है? ये रेखा हो गई और एक ये एक्स हो गया, तो यहाँ कुल मिलाकर के इस प्रकार से वो त्रिभुज आपका बना हुआ था। तो जो भी एंगल आप थीटा की बात कर रहे हो बच्चों इस त्रिभुज में है ही नहीं। थीटा एंगल कहाँ बनेगा? इस मार्कर और पेन के बीच में बनेगा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा। इस प्रकार से आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ इस थीटा का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे DBM का फाइनल जो मान निकल के आता है DBM वो आपको मिलेगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई DL बटे एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और इस अल्पांश DL के कारण P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया। अब अल्पांश N की बात करेंगे। अल्पांश N के कारण, अल्पांश N के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको कितना होगा? ये मान कितना होगा? बायो-सावर्ट नियम लगाना है, N के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो सूत्र क्या होता है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा बटे में, अब भी दूरी x ही है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी सेम अल्पांश और इस दूरी के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा जैसा कि हमने अभी समझा था। तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो जी ये समीकरण नंबर 2 आ जाती है। कुल मिलाकर की बात ये हो गई कि दोनों ही अल्पांशों के कारण P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया है। अब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, यहाँ गौर से सुनना बात को कि P पॉइंट पे 2 चुंबकीय क्षेत्र आ चुके हैं, एक तो M के कारण और एक आ चुका है N के कारण। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 चुंबकीय क्षेत्र है तो परिणामी मान कितना निकलेगा? अब एक ही बिंदु पे एक से ज़्यादा मान यदि निकल के आते हैं और फिर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो ये सदिश नियमों का पालन करेगी, सदिश योग से हमें इसका परिणामी मान हमें प्राप्त करना होगा। तो एक्चुअल में सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि M के कारण जो P पे चुंबकीय क्षेत्र निकला है उसका परिमाण तो इतना है जो समीकरण 1 में आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है चुंबकीय क्षेत्र की वो आपको ज्ञात करना है। N के कारण भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो इतना आया है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है वो आपको ज्ञात करना है। तो चलो इसकी दिशा की बात करते हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, मतलब प्लस आवेश है एक प्रकार से, तो अल्पांश के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है कि जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होता है उससे ठीक लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है।
आवेश के लंबवत बाहर की ओर किसकी डायरेक्शन होती है? विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन होती है। हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो क्या होगा, इसके लंबवत जो भी हमें मिलेगा वो मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर यदि मैं ये कल्पना करूँ कि धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे प्लस आवेश विद्यमान है अल्पांश में, तो इस अल्पांश से ठीक लंबवत बाहर की ओर जो भी डायरेक्शन आएगी वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। यानी कि ऐसा सिस्टम अपने बन जाएगा कि ये जो डायरेक्शन आएगी वो तो डायरेक्शन है बच्चों विद्युत क्षेत्र की। किसकी डायरेक्शन है? ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। ठीक इसके लंबवत आप कैलकुलेट कर लो, ये बन जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर के इस एम अल्पांश के कारण जो भी अपने चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बनेगी वो बच्चों इस दिशा में बनेगी। ये आ जाएगा एम के कारण हमने क्या बोला है? डी बी एम बोला है। ये डायरेक्शन आ जाएगी डी बी एम की। ओके, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से बाहर तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी एम अल्पांश के कारण, और इसके लंबवत हमने चुंबकीय क्षेत्र लेना होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के। चलो भाई, एन के कारण अब अपने क्या डायरेक्शन बनने वाली है? एन आवेश है, तो भाई आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो लंबवत बाहर की ओर बनेगा, इसके ठीक बाहर की ओर। और उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि आप बात करते हो तो ये डायरेक्शन हमें प्राप्त हो जाएगी। ये देखो आपको लंबवत नजर आएगा, ये भी आपको लंबवत नजर आएगा। तो ये जो डायरेक्शन हमें मिलेगी बच्चों वो मिल जाएगी किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। डीबी जो हमने माना है, लेकिन किसके कारण है? एन के कारण है। तो डीबी एन की डायरेक्शन हमें इस प्रकार मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी आपको पी पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं एंगल मान लेता हूँ कोई भी, जैसे फाई एंगल मान लिया, तो ये एंगल भी फाई बनेगा, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई है, दो परिमाण हैं। तो यहाँ पे अल्पांश भी हमने दो ही लिए हैं, तो दिशाएं दो निकल के आई हैं, परिमाण भी दो निकल के आए हैं। हो सकता है इस पे हजारों दिशाएं होती, हजारों परिमाण निकल सकते थे, तो उस केस में अलग अलग दिशाएं हमें प्राप्त होती। तो परिणामी दिशा क्या बनेगी उसको हमें ज्ञात करना है। तो परिणामी दिशा के लिए आप डी बी एम और डी बी एन को घटकों में तोड़िए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डी बी एम को यदि घटकों में तोड़ता हूँ तो क्या करोगी? डी बी एम का एक घटक ये बनेगा और एक घटक ये बनेगा। तो यहाँ पे ज़रा गौर से सुनना बात को कि ये एंगल यदि फाई है तो बच्चों ये एंगल फाई बनेगा। क्यों बनेगा? इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लेके आता हूँ पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए। एक रेखा तो ये हो गई, कौन सी? ओपी। ये रेखा ओपी है, इसके ऊपर ये हमने एक घटक लिया है, ये हो गया। इनके बीच में से एक रेखा और आ रही है, ये एंगल फाई बन रहा है। तो बच्चों ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस फाई। पूरे 90 में से घटा दिया, ठीक है जी। ये एंगल कितना बना? 90 माइनस फाई। अब मैं इस नीचे वाले को रफ कर देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि अपने यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ओके, इसके पश्चात में ये रेखा है। अब ये एक रेखा है, अब पता है ये रेखा इसके ऊपर लंबवत है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा लंबवत है, क्योंकि ये तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन थी, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन थी, तो ये लंबवत हो गई पूरी। तो फिर ये एंगल कितना बनेगा? पूरे 90 में से 90 माइनस फाई माइनस कर दो, 90 में से 90 माइनस फाई को घटा दो, तो 90 से 90 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना बचेगा? फाई बचेगा। तो ये एंगल अपने कितना प्राप्त हो जाएगा? फाई प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने ये जो एंगल बनेगा वो भी बच्चों फाई एंगल बनेगा। कितना बनेगा? फाई एंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये रेखा वापस मैं एक बार से ओपी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये नीचे की ओर एक परपेंडिकुलर लंबवत एक रेखा है, तो ये एंगल कितने डिग्री है? ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पे इसके बीच में से एक रेखा और है, इस प्रकार से ये एंगल हमें फाई दे रखा है। तो बच्चों ये कितना बचा? ये बचेगा 90 माइनस फाई आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमें ज्ञात क्या करना है? इसके आगे ये जो रेखा हमें मिल रही है ना, इसके लंबवत एक रेखा और है। तो भाई इस पूरा मान कितना है? ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस पूरे 90 में से ये एंगल 90 माइनस फाई घटा दो, तो ये एंगल निकल के आ जाएगा, और इसका मान कितना बच जाएगा? फाई बच जाएगा। तो ध्यान रखना, ये एंगल फाई होगा और ये एंगल फाई होगा। इस प्रकार से आप इसको समझोगे। तो भाई ये जो डी बी एम है ना, वो इस घटक के साथ एंगल बनाता है फाई, तो फिर ये घटक कौन सा हो जाएगा? ये बनेगा फिर कोस का घटक। किसका बन जाएगा? कोस का। यानी कि ये बनेगा डी बी एम कोस थीटा, सॉरी फाई। ओके, और ये कौन सा बन जाएगा?
ये बन जाएगा डी बी एम साइन फाई, डी बी एम साइन फाई का घटक बन जाएगा। अब आप डी बी एन को घटकों में तोड़ लीजिए, तो डी बी एन को घटकों में तोड़ोगे तो डी बी एन के लिए एक घटक तो बच्चों ये बनेगा और एक घटक है वो ये बन जाएगा। तो ये जो घटक है ना वो तो फाई एंगल बनाता है, इस हिसाब से ये तो बन जाएगा कोस थीटा का घटक, यानी कि डी बी एन कोस थीटा की बजाय फाई एंगल है कोस फाई, और ये घटक बनेगा वो बनेगा साइन फाई के पदों में, तो ये बन जाएगा डी बी एन साइन फाई। इस डेरिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायग्राम अपने आप में बहुत बड़ी बात है समझना। तो यहाँ पे 2-3 समस्याएं, ये तो घटकों में तोड़ना और एक यहाँ पे एंगल को डिफाइन करना। आई थिंक आपको बेटर समझ में आया होगा। यदि बेटर समझ में नहीं आया है, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो आप वीडियो थोड़ा बैक लेकर के और वापस इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। ये डायग्राम यदि समझ में आ गया तो आगे कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि अब इस पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की 3 दिशाएं आ चुकी है। एक तो ये दिशा हो जाएगी जिस दिशा में डी बी एम साइन फाई, डी बी एन साइन फाई 2 चुंबकीय क्षेत्र है। एक दिशा ये हो गई जहाँ पे डी बी एम कोस फाई है, और एक दिशा ये हो गई डी बी एन कोस फाई हो जाएगा। तो डी बी एम और डी बी एन को यदि आप गौर से देखते हो, समीकरण 1 और 2 के ऊपर नज़र लेके जाना, डी बी एम और डी बी एन ये दोनों परिमाण में समान है, दोनों परिमाण में समान है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों को कोस फाई से गुणा कर रखा है, तो ये डी बी एम कोस फाई और डी बी एन कोस फाई दोनों परिमाण में समान हो गई और विपरीत दिशा में हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो बच्चों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बचेगा, यानी कि 3 दिशाएं थी, एक तो ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक इस प्रकार बाहर की ओर। तो फिर ऊपर और नीचे वाली डायरेक्शन है वो एक दूसरे के द्वारा निरस्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन दिशाओं में जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो आपस में समान है, विपरीत दिशाएं, अतः ये दोनों घटक आपस में निरस्त हो जाते हैं और केवल चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष के अनुदिश हमें बाहर की ओर प्राप्त होता है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो ओ से पी की ओर, यानी कि बाहर की ओर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। चलो भाई, अब ये तो हमने अभी फाइनली बात की है दिशा की, कि भाई दिशा क्या निकलेगी इस कुंडली के कारण, तो ओ से पी की ओर या कुंडली के लंबवत बाहर की ओर। अब परिणामी मान कैसे आएगा? एक्चुअली में क्या होगा कि यदि मैं इस दिशा की बात करूँ तो इस दिशा में 2 चुंबकीय क्षेत्र हैं, डी बी एम साइन फाई, डी बी एन साइन फाई। तो भाई एक ही दिशा में 2 चुंबकीय क्षेत्र हैं, दोनों आपस में जुड़ने चाहिए क्योंकि समान दिशा में है। यहाँ पे 2 चुंबकीय क्षेत्र क्यों आए? क्योंकि हमने 2 अल्पांश लिए, एक तो m और एक n, और यहाँ पे हम कितने अल्पांश ले सकते थे? यहाँ पे हम हजारों अल्पांश ले सकते थे। तो फिर ये घटक हमें कितने प्राप्त होते हैं? हजारों घटक प्राप्त होते। मतलब यहाँ पे हमने जितने भी अल्पांश लिए हैं उतने ही यहाँ पे हमें घटक प्राप्त हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अनेक घटक, हजारों घटक हमें मिलेंगे, सबको हमें जोड़ना होगा। इस दिशा में है, सारे के सारे एक दिशा में है, इसलिए क्या करना होगा? सबको जोड़ना होगा। लेकिन एक्चुअल में घटक बनते कितने? 2, 4, 15, 20, 1000, लाख कितने बनते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो सबको जोड़ना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि घटक बन कितने रहे हैं, कितने अल्पांश ले सकते हो आप मैक्सिमम, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो उसके लिए अपने पास क्या होता है कि इसमें से किसी भी एक राशि का आप समाकलन कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों राशियाँ समान हैं, और घटक लेंगे तो वो भी हमें इसके इक्वली प्राप्त होंगे। डी बी एन साइन फाई, डी बी एम साइन फाई इक्वल है। तो किसी भी एक राशि का आप समाकलन कर दो, जहाँ अनंत तक संख्याओं को, समान संख्याओं को अनंत तक हमें या फिर अनिश्चित संख्याओं तक जोड़ना होता है ना बच्चों, और वहाँ पे जोड़ना संभव नहीं हो पाता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पी पॉइंट पे परिणामी मान निकालने के लिए हमें किसी भी एक राशि का इंटीग्रेशन करना है। अतः पी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी हो जाएगा। और निकलेगा कैसे? किसी भी एक घटक का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो मैं डी बी एम का कर देता हूँ, ये हो गया साइन फाई। ओके, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब आप करोगे क्या? इंटीग्रेशन करोगे किसके पदों में? बड़ी बात तो ये है, तो आपने यहाँ पे अल्पांश लिया है, यहाँ पे जब आप डी बी एम की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे डी एल निकल के आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? डी एल के रिस्पेक्ट में। कैसे? कि बी बराबर डी बी एम की वैल्यू पुट करना है एक बार, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना है? साइन थीटा है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का होगा किसके रिस्पेक्ट में? डी एल, यानी कि एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। बस प्रॉब्लम यही तक थी, डायग्राम को समझना और फाइनल मान कैसे निकलेगा वो समझना, बस यही मेजर प्रॉब्लम थी। अब आप इसको जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लो। लेकिन एक बार आप क्या करोगे कि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकाल के देनी होगी। थीटा एंगल, अब यहाँ पे सॉरी ये थीटा नहीं होगा, यहाँ पे ये फाई है, डी बी एम साइन फाई है।
यहाँ पे फाई है, तो आपको अब साइन फाई की वैल्यू निकाल के देनी होगी। फाई तो यहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, एक ही बात है, कोई सा भी मान लो। तो ये जो त्रिभुज हो गया ना, इसमें आप साइन फाई की वैल्यू निकालो पहले। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार ब्रेक करता हूँ समीकरण 3 को। आपको साइन फाई की वैल्यू भी निकालनी है बच्चों, और एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि फाई एंगल हमने अपनी मर्जी से माना है और एक्स को भी अपनी मर्जी से माना है, तो दोनों हमें वैल्यू निकाल के देनी होंगी। तो पहले आप साइन फाई की वैल्यू निकालो, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट कर दो, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो त्रिभुज कौन सा है? ओ पी एम त्रिभुज होगा अपने पास। ओ पी एम में क्या हो जाएगा? साइन फाई की वैल्यू पुट कर दो। साइन बराबर होता है लंब बटे, लाल बटा कक्का से क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। तो फाई के सामने भुजा अभिलंब हो जाएगी आर, और कर्ण क्या होगा? एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आर बटे एक्स। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी? आर बटा एक्स आ जाएगी। ये समीकरण नंबर मैंने 4 मान ली। एक्स की वैल्यू और निकालो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसी त्रिभुज की मैं बात करूँगा, थोड़ा शॉर्टकट लेता हूँ, आगे स्पेस कम बचेगा इसीलिए। तो यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा ना, मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है सिंपल। तो यहाँ से x की यदि मैं बात करूँगा तो x का मान बच्चों हमें इतना निकल के प्राप्त होगा। तो समीकरण 4 और 5 में साइन फाई और x की हमने वैल्यू निकाल दी। x का मान हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके प्राप्त कर लिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। अब ये यहाँ से 4 और 5 से आप 3 में मान पुट कर दो, तो अतः b बराबर क्या बन जाएगा? थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, समझते रहना। 4 और 5 का मान कहाँ रखोगे? 3 में, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई और आई, ये दोनों तो आ जाएंगे कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे? साइन फाई की वैल्यू पुट कर दो और एक्स की वैल्यू पुट कर दो, या फिर बाद में वैल्यू पुट करते रहेंगे, कोई बात नहीं, एक बार चलो यहाँ पुट कर ही देते हैं वैल्यू। साइन फाई की वैल्यू कितनी है? आर बटे एक्स है, आर बटा एक्स है, इनटू बटे में एक्स स्क्वायर है, तो बटे में एक बार आप इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये है, और एक एक्स है वो साइन फाई से निकल के आ रहा है, तो ये बन जाता है एक्स की क्यूब बन जाता है। और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है? बच जाएगा डीएल। तो डीएल का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, म्यू नोट आई बटे 4 पाई एक्स क्यूब बन गया और ऊपर साथ में आ गया आर। ठीक है, डीएल का इंटीग्रेशन करो। डीएल का है इस परिधि के ऊपर है, डीएल डीएल डीएल, यानी कि अनंत टाइम या पता नहीं अनिश्चित टाइम हमें इस डीएल डीएल को आपस में जोड़ना है। तो ये पूरा का पूरा जब डीएल जुड़ेगा तो इस वृत्त की परिधि निकल के आ जाएगा, यानी कि इस परिधि के ऊपर बहुत सारे डीएल हो सकते हैं, सबको आपस में जोड़ा तो वृत्त की परिधि निकल के आ जाएगा। त्रिज्या यदि 2 पाई आर है तो त्रिज्या यदि कैपिटल आर है तो परिधि कितनी बन जाएगी? 2 पाई आर बन जाती है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है वो कितना बन जाता है? 2 पाई आर बन जाता है। तो b बराबर यहाँ से कितना बन जाएगा? म्यू नोट आई बटे 4 पाई, और ये आ जाएगा r बटे एक्स क्यूब, इंटू आ जाता है 2 पाई कैपिटल R। अब आप यहाँ से कुछ काट बांट कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा केवल। तो b बराबर आएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटा 2x क्यूब, इतना मान निकल के आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो b बराबर बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 2, और x की वैल्यू यदि मैं पुट करूं तो ये है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की घात 1/2 है, रूट का मतलब, और 3 घात और लगानी, तो कुल मिलाकर के जो घात आ जाएंगी वो बन जाएगी 3/2, और समीकरण नंबर 6 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी हमें इस वर्ताकार कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की घात 3/2 हमें प्राप्त होगा। इसको आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। तो एक्स पे निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया है। सो बच्चों यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसीलिए अपने केवल आज इतना ही पढ़ेंगे। कल इसी टॉपिक को यहीं से अपने आगे बढ़ाएंगे, इसकी कुछ विशेष कंडीशन है, आवश्यक शर्तें, उसको अपने समझेंगे। तो कल जब भी अपने शुरुआत करें आगे के लेसन की, आगे के टॉपिक की, इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र हो म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे में 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की घात 3/2 हमें प्राप्त होगा। सो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझोगे। डायग्राम बिल्कुल क्लियरली आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से बना है। यहाँ पे जो थीटा एंगल हमने डिफाइन किया था वो भी आपको समझ में आना चाहिए। हमने घटकों में वियोजन किस प्रकार से किया है वो भी पता होना चाहिए, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार से निकाली है वो भी पता होना चाहिए। और बच्चों को मोस्टली समस्या क्या आती है वो भी मैं आपको बता दूँ। आप गलती कहाँ करोगे? आप गलती बच्चों यहाँ करोगे। जैसे कि ये आपको वर्ताकार लूप मिला तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आप इस प्रकार से डिफाइन कर बैठोगे।
कि यहाँ पे आप dB1 या m मान लोगे या dBn मान लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लूप से ठीक लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र कभी नहीं बनेगा। कुछ बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, हर साल हमें ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे ये गलती करते हैं। तो इसके ठीक लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन नहीं आएगी, ये तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। इसके लंबवत होता है वो चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आप प्रॉपरली हैंडल करोगे कि डायरेक्शन बनेगी कैसे। डायरेक्शन इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस प्रकार ये भी पी पॉइंट मान लूँ तो ये बन जाएगी, और दूसरे की जो डायरेक्शन आएगी बच्चों वो ये आएगी, यानी कि तिरछी डायरेक्शन आनी है। तो इस प्रकार का आप मोस्टली ध्यान रखोगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।